हेलो फ्रेंड्स, आज है 8 मई और आज के करंट अफेयर टॉपिक्स आज डिस्कस करते हैं। कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हाइपोक्सिया, ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, एक बीमारी है ये। दूसरा है डार्बर मूव, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तीसरा है वंदे भारत और समुद्र सेतु, जो कार्यक्रम अभी शुरू किया है भारत सरकार ने, उसके बारे में बात करेंगे। उसके आगे है गरुण और बाद में है दलहन का जो टोटल एरिया है सरकार ने इस बार बढ़ाने का फैसला किया है। दलहनी फसलें आप जानते होंगे, जो दालें हैं, मटर हैं, इन सब चीज़ों को दलहन कहा जाता है। तो उसका टोटल एरिया जिसमें ये बोई जाएंगी, टोटल एरिया इसको कहते हैं, उसको कहते हैं रकबा। एक खास वर्ड होता है, उसे कहते हैं रकबा। तो उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तो एक एक करके ये सारे डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हाइपोक्सिया को। हाइपोक्सिया होता क्या है। हाइपोक्सिया का सीधा सा मतलब है शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना। हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सभी को ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो वो कोशिकाएं मरने लगेंगी और शरीर का वो अंग खराब हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा और आदमी की मौत भी हो सकती है। जैसे अगर हार्ट है, हार्ट का ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। लीवर है, लीवर का ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, वो अपना काम बंद कर देगा। तो ये एक सिचुएशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये एक नंबर में कहीं पूछा जा सकता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जो विशेष जो सिम्टम है, ये जो लक्षण है, इसको क्या कहते हैं। तो इसे हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। और हाइपोक्सिया में एक समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि शरीर में ऑक्सीजन का कम होने का मतलब ये होता है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना। जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो वो शरीर के लिए हानिकारक हो ही जाती है, ठीक है। तो ये अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी कोविड-19 के पेशेंट्स के अलावा, कोविड-19 में तो कम हो ही जाती है क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं उसमें जो एयर बबल्स होते हैं, जिसमें जो हवा को सोखते हैं, ऑक्सीजन को सोखते हैं और पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं ऑक्सीजन को, और सेल में, हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचती है। जब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हमारे पूरे की पूरी शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंच रही थी उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स, यानी कि जो हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं वो अंग अपना काम करना बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आदमी की मौत हो जाती है, इसीलिए मौत हो जाती है। तो हाइपोक्सिया जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में इसी वजह से आया है, कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 के केस में तो विजिबल होता है कि हाँ, इस बंदे को कोविड-19 है, लेकिन एक साइलेंट हाइपोक्सिया की बात भी हो रही है। साइलेंट हाइपोक्सिया का मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम आम बोलचाल की तरह बात कर रहे हैं, हम अपना आपस में रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं और हमारे अंदर किसी तरह की कोई कमी दिख नहीं रही है, ठीक है। हमारे अंदर सांस लेने की कोई समस्या आ नहीं रही है। होता क्या है कि बॉडी में जब सांस ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस समय हमारी बॉडी क्या करती है कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करती है। तो हमें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है क्योंकि हमारे फेफड़े ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जब हमें जमाई आती है तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अचानक से थोड़ी देर के लिए जब गिर जाता है, तब ये जमाई आती है। तो मुंह से, नाक से हमारा शरीर चारों तरफ से उस ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करता है, इसीलिए हमें जमाई आती है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो जो ये ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है उसकी वजह से क्या होता है, अगर ये पता नहीं चलता तो पूरी बॉडी हमारी वैसे ही काम करती रहती है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। तो ये खतरनाक स्थिति है साइलेंट हाइपोक्सिया। उसमें हो क्या जाता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है लेकिन आपको पता नहीं चला। तो उससे होता क्या, उसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि जो आप सामने वाला आदमी है जिसको ये हुआ है वो थोड़ा सा निराश सा प्रतीत होगा। उसे खुद समझ में नहीं आएगा कि वो निराश क्यों है, वो क्यों डिस्ट्रेस में है, क्यों परेशान है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हुआ है, बैठा हुआ है, उसे समझ में भी नहीं आएगा कि उसे क्या परेशानी है। फिर भी वो उदास क्यों है ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल तो कम हो ही चुका है। लेकिन वैसे सांस लेने में उसे दिक्कत नहीं होगी। जब तक सांस लेने में दिक्कत नहीं होती तब तक आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाता, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आदमी के अंदर किसी तरह की जो मनोविकार हैं या फिर जो शरीर के या बाकी अंग हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो साइलेंट हाइपोक्सिया, अभी इस पर बातचीत चल रही है। इसमें अभी और भी चीज़ें आएंगी, अभी न्यूज़ आएंगी, लेकिन आपके लिए जानने लायक इतना ही है कि हाइपोक्सिया क्या है। साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कभी कभी रिटर्न एग्जाम में या आपके इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में आपने सुना है, ये क्या होता है, अगर ये कितना खतरनाक है, अगर ये हो गया किसी को तो क्या इससे निपटने का कोई उपाय होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए रेगुलर चेकअप होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें भी हैं, ठीक है। दूसरा है डार्बर मूव, छोटा सा आइटम है ये। डार्बर मूव क्या है कि आप जम्मू कश्मीर जानते हो, जम्मू कश्मीर में 2 राजधानियाँ होती हैं। एक राजधानी समर कैपिटल होती है और एक विंटर कैपिटल होती है। तो ये जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में और जम्मू में अपनी राजधानियों की अदला बदली करते रहते हैं। 6 महीने राजधानी श्रीनगर रहती है, 6 महीने राजधानी जम्मू रहती है। इसी को कहते हैं डार्बर मूव। इसका नाम है खास, ये जो तरीका है कि राजधानियाँ आप बदल के रखेंगे, इसे डार्बर मूव कहते हैं। और ये करीब 148 साल पहले शुरू हुआ था,
जम्मू कश्मीर में वहाँ के राजा थे 19वीं शताब्दी में, जो राजा थे इनके राजा रणवीर सिंह थे, उन्होंने ये शुरू किया था डार्बर मूव कि सर्दियों में हम अपनी राजधानी जम्मू में रखेंगे और गर्मियों में हम अपनी राजधानी श्रीनगर में ले जाएंगे, ताकि वातावरण से जो हमारा ठंडे इन्वायरमेंट से हमें जो इम्पैक्ट होता है या गर्म इन्वायरमेंट से जो इम्पैक्ट होता है उससे प्रशासनिक काम करने वालों को कोई दिक्कत ना हो, प्रशासनिक काम करने वाले सुखद वातावरण में रहें। इसलिए ये डार्बर मूव चला गया था, ठीक है। और ये 148 साल से चला आ रहा है। अभी हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस डार्बर मूव को ख़त्म करो। कारण क्या है, इसको ख़त्म करने के लिए बोला है कि इसका कोई उपाय निकालो, लेकिन इसे बंद करो। अब किसी एक जगह रख लो कि कहाँ राजधानी रखनी है, लेकिन अब ये अदला बदली राजधानियों की बंद करो। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आप राजधानी चेंज करते हो, सर्दियों से गर्मी में अपनी राजधानी बदल के ले जाते हैं ये लोग, तो उस समय होता क्या है कि ट्रक से बहुत सा सामान, बहुत सी ज़रूरी फाइलें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि इस प्रशासनिक काम में इस्तेमाल होती हैं, यहाँ तक कि हमारे जो जवान हैं और जो बाकी लोग हैं उनके भी एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन उन पर भी आ जाता है। तो ये मूवमेंट करने से रिसोर्स का बहुत बुरा इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट यूज़ होता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए कि रिसोर्सेज सही से यूज़ हों, समय बचे और पैसे की भी बचत हो, इस डार्बर मूव को स्टॉप करने को हाई कोर्ट ने कहा है कि इस चीज़ को अब बंद करो, डार्बर मूव को, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये 148 साल पुरानी परंपरा है, ठीक है। और राजा रणवीर सिंह ने शुरू की थी इसको, और इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने लायक नहीं है। और प्रशासनिक मामलों में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है, नहीं तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जहाँ पे आप गोले काले करते हो, टिक लगाते हो, उसके अलावा और कहीं शायद ही आए, ठीक है। तो सिंपल सी जानकारी है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला आता है वंदे भारत एंड समुद्र सेतु कार्यक्रम। वंदे भारत क्या है, ये एक एरोप्लेन सेवा शुरू की है भारत सरकार ने उन लोगों के लिए जो कि बाहर रह रहे हैं, छोटे समय के लिए बाहर गए थे, विदेशों में गए थे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस के काम से किसी कंपनी ने दो चार लोगों को या किसी आदमी को, किसी अपने एम्प्लॉय को किसी दूसरे देश में भेजा, थोड़े समय का वीज़ा था, उतने समय के लिए गया। जब वो वहाँ गया तब कुछ सही था, लेकिन जब वापस आने की बारी आई तो लॉकडाउन हो गया पूरी दुनिया में, ना हवाई जहाज़ चल रहे हैं ना कुछ चल रहा है, तो उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई। वो वहाँ रुक गए, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि होटल में दे सकें, उनके पास इतने पैसे नहीं कि हाँ कहीं और रह सकें, तो उनको फिर हेल्प लेनी पड़ रही है। वहाँ गवर्नमेंट उनको चीज़ें प्रोवाइड तो कर रही है, लेकिन उनकी लाइफ तो हेल है ही। तो ऐसे लोगों को जो कि प्रायोरिटी पे, यानी कि जिसका कोई डेथ कर गया इंडिया में, या फिर कोई ऐसा है जो स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं बाहर, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अब पैसा नहीं बचा, अब उनके जो है कमाई नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं यूएस, यूके और कनाडा में कि पढ़ते भी हैं और दिन में काम भी करते हैं। 2-3 घंटे का काम कर लिया, अपने जेब खर्च निकाल लिया, ठीक ठाक पैसा मिलता है लेबर का। वहाँ पर आप अगर शारीरिक मेहनत करते हो तो आपको अच्छा पैसा मिलता है। वहाँ पे पर आवर जो वेजेस हैं वो काफ़ी अच्छी खासी हैं और राइट्स आपके सुरक्षित होते हैं, तो वहाँ पे आपको पैसे मिलते थे। तो अब वो स्टूडेंट्स भी, जब उनकी कमाई बंद हो गई और उनकी पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो स्कूल भी बंद है, कुछ कर नहीं सकते, तो अब उनके पास खर्चे के लिए कुछ है नहीं, तो इन्हें वापस लाना, मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जो कि प्रायोरिटी पे, जिनको वापस लाना प्राथमिकता है, उन्हें वंदे भारत ऑपरेशन के तहत हवाई जहाज़ों से वापस भारत लाया जाएगा। उनके साथ साथ एक और चीज़ की गई है कि जो हमारे हवाई जहाज़ हैं उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। तो अभी जो सेना के हवाई जहाज़ हैं, जो सेना, वायुसेना जो यूज़ करती है जहाज़, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, काफ़ी हैवी होता है, तो उस जहाज़ को भी स्टैंड बाई पे रखा गया है, उन जहाज़ों को भी, कि आपको भी हो सकता है जाना पड़े, क्योंकि एक साथ कई लोग लाए जा सकते हैं उन जहाज़ों में, जो सेना का जहाज़ होता है। तो सेना के जहाज़ को भी स्टैंड बाई पे रखा गया है और इस पूरे ऑपरेशन को नाम रखा गया है वंदे भारत। तो वंदे भारत किसी फ्लाइट का नाम नहीं है, वंदे भारत एक योजना का नाम है, जिसके तहत हम बाहर से, अपने देश के जो बाहर फंसे हुए लोग हैं, जिन्हें वापस लाना प्राथमिकता है, उनको वापस लाने के लिए ये फ्लाइटें चलाई गई, ठीक है। उसके अलावा समुद्र सेतु क्या है, ये वंदे भारत क्या था, हवाई जहाज़ के थ्रू। समुद्र सेतु आप समझ ही गए होंगे, जो शिप के जरिए या फिर जो पानी वाला जहाज़ होता है उसके जरिए दूसरे देशों से वापस लाने की योजना। जो नज़दीक के देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है, खाड़ी देश हैं, वहाँ से हमारे जो नागरिक हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वापस लाने के लिए समुद्र सेतु कार्यक्रम के तहत जहाज़ों से भी, पानी के जहाज़ों से भी उन्हें वापस लाया जाएगा, ठीक है। तो इसका संबंध किससे था, वंदे भारत और समुद्र सेतु का, ये आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं, ठीक है। हाँ, रिटन एग्जाम में कभी आ सकता है कि कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने जो कदम उठाए, उनमें जो सबसे अच्छा कदम आपको लगता है उसकी समीक्षा कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो कदम आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही बुरा था, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। या फिर ऐसा था कि उसमें सुधार की गुंजाइश थी या कुछ कमी रह गई थी, तो आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब यही होता है कि उसकी जो पक्ष में और विपक्ष में दोनों अपने पॉइंट रखिए और खुलकर अपने पॉइंट रखिए, ठीक है।
और खुल कर के मतलब ये नहीं कि गालियाँ देना शुरू कर दिया, खुलकर मतलब ये है कि आपको जो लगा, आपको आप जो राय दे सकते हो आप वो खुल कर दे सकते हो। मतलब किसी चीज़ को ये कहना कि ये ठीक नहीं है, उससे बेहतर ये कह देना इसकी जगह, अगर मतलब इसकी जगह नहीं, अगर हम ऐसा कुछ कर लेते, मतलब पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक हो जाना, ये कह देना, सामने वाले को बुरा भी ना लगे, और ये कह देना कि हाँ ये बात अगर हमने की होती, ये काम अगर हमने किया होता तो ये हो जाता, बेहतर होता, ठीक है, तो बेहतर होता, हम जल्दी रिजल्ट पा जाते, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपने सामने वाले के प्रयासों को भी सराहा और साथ में क्या किया, अपनी तरफ से भी कोई ऐसा उपाय बता दिया जो कि आपकी तरफ से काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता था, ठीक है। तो यही होती है आलोचनात्मक समीक्षा, उसमें कभी भी बुराई नहीं की जाती, उसमें चीज़ों के जो चीज़ें हुई थी उसके जो पॉजिटिव पक्ष हैं वो गिनाए जाते हैं, उसके बाद जो नेगेटिव होते हैं वो अगर कहीं लगता है कि हाँ नेगेटिव था तो गिनाया जाता है, नहीं तो नेगेटिव के बजाय आपको क्या करना होता है कि नेगेटिव के बजाय आप ऐसी जगह जाओ कि आप उस नेगेटिव को वो कर दो, ब्लर कर दो, उसको दिखाओ ही मत, और उसकी जगह अपनी राय रख दो कि ऐसा अगर करते तो और फ़ायदा होता, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि किसी की बुराई भी नहीं हो और आपने अपनी बात भी कह दी, ठीक है। चौथा है गरुण, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। हमारे यहाँ ड्रोन से बहुत से काम होते हैं, उसमें कुछ एक ऐसे काम भी होते हैं जैसे सामान की डिलीवरी करना एक जगह से दूसरी जगह। तो ड्रोन ऑपरेशंस रिलीफ, इस समय कोरोना वायरस पैंडेमिक फैला हुआ है तो इस समय रिलीफ ऑपरेशंस गवर्नमेंट चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ड्रोन का बड़ा ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कहीं पर अगर निगरानी रखनी है तो ड्रोन के जरिए वो निगरानी रखना है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं, या फिर किसी को कोई चीज़ पहुंचानी है तो भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस समय गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कुछ नियम होते हैं, उस नियम के तहत आप ड्रोन ऐसे ही हर कोई नहीं उड़ा सकता कि आप कहीं भी उड़ा लो, उसके लिए इजाज़त चाहिए होती है ड्रोन उड़ाने के लिए, ठीक है, नहीं तो अपराध है अगर आप ड्रोन बिना बताए उड़ाते हैं तो ड्रोन जो है उड़ाने के लिए इस समय, जबकि ज़रूरत की समय है जहाँ पर आपको निगरानी रखनी भाई, जहाँ पर आपको निगरानी रखनी है, साथ में आपको ज़रूरी सामान भी इसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से दूसरी जगहों पर पहुँचाना हो सकता है। उस केस में स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कह रही हैं कि ये जो आपका गरुण है, जो तुम्हारे जो आप ऑथराइजेशन हमें देते हैं अपने ड्रोन को उड़ाने की, उसमें थोड़ी ढील दीजिए ताकि हम ये ज़रूरी काम जो कि कोरोना वायरस के समय करने चाहिए, लोगों तक चीज़ों को पहुंचाना और निगरानी रखना चीज़ों की, इन सब कामों को हम आसानी से कर सकें, इसलिए इन नियमों में थोड़ी ढील दी जाए। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप बस ये याद रखिएगा कि गरुण क्या है, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। ये ड्रोन से रिलेटेड है, ड्रोन रेगुलेशन से रिलेटेड है कि ड्रोन कैसे उड़ेंगे, कैसे, कितने, क्या लिमिटेशंस होंगी, आप कितने बड़े ड्रोन उड़ा सकते हो, कितने एरिया में उड़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गरुण का नाम इसलिए आप याद रखिएगा कि गरुण का संबंध ड्रोन ऑपरेशन से है, ठीक है। लास्ट आइटम है दलहन का टोटल रकबा। दलहन, आप दलहनी फसलें जानते ही हैं, अगर गाँव में कोई रहा हो तो वो जानता ही होगा, ऐसे भी जानते होंगे दलहनी फसलें वो होती हैं जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। हमारी दालें हुई, हमारे जो मटर हो गया, या फिर जितनी भी ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, वो सारे के सारे ऑपरेशंस, वो सारे के सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो सारी की सारी फसलें जो होती हैं उन सभी फसलों को दलहनी फसलें कहा जाता है। और ये काफ़ी प्रोटीन वाली फसलें होती हैं और इनको उगाने के लिए हर देश प्रयास करता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें कम मात्रा में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंसान को मिल जाता है। WHO कहता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहता है कि पर डे एक व्यक्ति को 115 ग्राम तक, 115 या 101 ऐसे कुछ है, 105 या 115 ऐसा ही कुछ है, आप देख लीजिएगा, ये ज़रूरी है, ये देख लीजिएगा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, 115 या 105 है। तो इतने ग्राम जो दाल होती है खाना जरूरी है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि दाल की ज़रूरत तो बहुत है लेकिन दाल का उत्पादन कम हो रहा है, इसीलिए इस साल जो है सरकार ने ये घोषणा की है कि हम इसका जो दलहन का टोटल रकबा है वो 5 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर रहे हैं, 8 लाख हेक्टेयर, ठीक है। पहले 5 लाख हेक्टेयर में होती थी, अब ये दाल जो है दलहनी फसलों को जो उत्पादन किया जाएगा उसके लिए टोटल एरिया डिसाइड किया है 8 लाख हेक्टेयर का, ताकि प्रति व्यक्ति दाल की जो उपलब्धता है, भाई ज़्यादा पैदा होगा तो सब में जो बटेगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 5 लाख हेक्टेयर से 8 लाख हेक्टेयर कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इस साल दलहन का रकबा कितना बढ़ाया गया, कितना कर दिया गया है बढ़ा करके। रिटन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि दलहनी फसलों को लेकर के सरकार के प्रयासों की समीक्षा कीजिए, तो उसमें ये पॉइंट आप डाल सकते हैं। एक्चुअली सीधा कुछ नहीं आता है कि सरकार ने 5 से 8 कर दिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाँ, सरकार ने दलहनी फसलों के उत्पादन को लेकर के जो हमारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं प्रोटीन के, उनको लेकर क्या कदम उठाए हैं। तो अगर आपने ये कभी न्यूज़ में सुना होगा, आपको याद रहता है, तो आप रिटन एग्जाम में लिख देते हैं कि हम 5 लाख से 8 लाख किया था, ठीक है, और इसका महत्व आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल कुछ और नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।